हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। अभी हमने पढ़ा गुप्त काल के बारे में, ठीक है। फिर जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो छोटे छोटे विभिन्न वंश यहाँ पे उभरते हैं जिन्हें गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो है पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हम ये स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले ऐहोल लेख, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया जो ऐहोल लेख है, वहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन की रचनाएं, जो कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का ही एक शासक था, ठीक है। बाणभट्ट की रचनाएं, जिसमें हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये जो बाणभट्ट हुआ करता था ये हर्ष के दरबार में ही था, जो कि वर्धन वंश का शासक था, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, शासक देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो पुष्यभूति, जो कि इसका संस्थापक शासक था, इसी के नाम पे पुष्यभूति वंश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये संभवतः वैश्य वर्ण का था, ठीक है। नेक्स्ट शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, जिसने विभिन्न उपाधियां भी ली, जैसे परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि ली, ठीक है। बाणभट्ट ने इसे हुन हरिन केसरी कहा। हुन हरिन केसरी इसलिए चूंकि इसने हुन शासकों को पराजित किया था, ठीक है, इसलिए इसे हुन हरिन केसरी भी कहा गया। नेक्स्ट शासक हुआ राज्यवर्धन, ठीक है। गौड़ शासक शशांक द्वारा यह धोखे से मार दिया गया, ठीक है। गौड़ शासक जो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ करता था, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन। अगर वर्धन वंश में जो अगर शासक देखें तो जो महान शासक हुआ वो हुआ हर्षवर्धन। इसकी विजय के बारे में बात करें तो इसकी विभिन्न विजय हैं। पहले पंजाब में, फिर कन्नौज, फिर गौड़, मिथिला, उड़ीसा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की। इसका साम्राज्य अगर देखें तो कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़ के उत्तर भारत में नर्मदा नदी तक के पूरा क्षेत्र इसके अंदर आता था, ठीक है, इसके साम्राज्य के अंतर्गत। यह सूर्य, शिव, बुद्ध का उपासक था, इसलिए इसे शिलादित्य भी कहा गया, ठीक है। इसने महायान बौद्ध शाखा को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। वैसे तो यह सूर्य शिव का भी उपासक था, परंतु इसने महायान शाखा है बौद्ध धर्म की, उसको इसने संरक्षण प्रदान किया। इसके दरबार में विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति भी थे, जैसे हुएनसांग, ये विदेशी यात्री था। बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र की रचना की। मयूर, ठीक है, मयूर और दिवाकर, ये दिवाकर भी इसके दरबार में एक विशिष्ट व्यक्तित्व था। इसकी पुस्तकें देखते हैं। हर्षवर्धन ने पुस्तकें भी लिखी है, जिसलिए इसे साहित्य सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी पुस्तकें हैं प्रियदर्शिनी, रत्नावली और नागानंद, इसकी पुस्तकें, ठीक है। इसके समय में स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, अर्थात ग्राम जो हैं वो स्वावलंबी या अपने ऊपर ही निर्भर रहने लगे। किसी भी वस्तु के लिए इन्हें किसी पे निर्भर नहीं हो रहना पड़ा। परंतु एक बात कि इसके समय में महिलाओं की स्थिति गिरी, ठीक है। ये हर्षवर्धन चूंकि वर्णानुसार शासन करता था, अतः महिलाओं की स्थिति इसके समय में बहुत गिरी, ठीक है। आगे देखते हैं, गौड़ वंश अभी हमने बात की कुछ देर पहले। गौड़ शासक शशांक था, ठीक है। शशांक के बारे में हर्षचरित्र में लिखा गया है कि यह गौड़ों में निकृष्ट कोटि का शासक था, ठीक है। जितने भी गौड़ शासक हुए उनमें सबसे निकृष्ट कोटि का शासक शशांक हुआ। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, जो कि मूल वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। यह शैव मतानुयायी था, जो शैव परंपरा को मानता था, ठीक है। इसके सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के पे हमें श्री शशांक लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैत्रक। वल्लभी वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश था, जिसमें प्रथम शासक भट्टारक था, जो कि संस्थापक था इसका। इसने सेनापति की उपाधि ली, ठीक है। तो भट्टारक जो कि इसका संस्थापक शासक था, इसने सेनापति की उपाधि ली। नेक्स्ट शासक हुआ ग्रहसेन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हुआ शासक धर्मादित्य, जिसने बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद हुआ शासक ध्रुवसेन, जो कि हर्ष का दामाद था, ठीक है। हर्ष अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश का जो महान शासक हुआ हर्ष, ये ध्रुवसेन उसका दामाद था। नेक्स्ट शासक हुआ धरसेन चतुर्थ, इसने भी विभिन्न प्रकार की उपाधियां ली, परम भट्टारक, चक्रवर्ती और महाराजाधिराज, ठीक है, इसकी उपाधियां। आगे देखते हैं,
मालवा के यशोधर्मन, ठीक है। मालवा में भी यशोधर्मन एक वंश हुआ, तो यहाँ इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मिहिरकुल को पराजित किया, जो कि एक हुन शासक था, ठीक है। यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया और नालंदा में विहार बनाया, बौद्ध विहार कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भिक्षु लोग ठहर के कुछ समय तक विश्राम कर सकते हैं। मालवा के परवर्ती गुप्त, चूँकि गुप्त साम्राज्य समाप्त हो चुका था, गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था, उसके बाद भी जो बचे खुचे गुप्त थे वो मालवा वाले क्षेत्र में जाके बस गए एवं वहाँ के शासक कहलाए, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे शासक हुआ देवगुप्त, जो कि राज्यवर्धन द्वारा पराजित हो गया। राज्यवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था, उसके द्वारा देवगुप्त जो है पराजित हो गया। जो परवर्ती गुप्त के जो संस्थापक थे वो थे कृष्णगुप्त, ठीक है। कृष्णगुप्त जो थे संस्थापक थे। इस वंश में विभिन्न शासक हुए, हर्षगुप्त हुआ, महासेन गुप्त हुआ, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्यसेन और जीवितगुप्त। जीवितगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले गुप्तोत्तर काल में हमने पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में देखा, जिसके स्रोत देखे, ठीक है। इसके शासकों के बारे में देखा, जिसमें पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। आगे हमने गौड़ वंश के बारे में देखा, जिसमें शशांक एक शासक हुआ। आगे हमने मैत्रक वंश के बारे में चर्चा की, जो कि वल्लभी वाले क्षेत्र में था, जिसमें भट्टारक, ग्रहसेन, धर्मादित्य, ध्रुवसेन, धरसेन इत्यादि शासक हुए। मालवा के यशोधर्मन के बारे में चर्चा की, मालवा के परवर्ती गुप्त के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।